हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर 2020 सेट नंबर 5 347 WE क्लास 12, ठीक है ना। ये आप पढ़ रहे थे जिसमें कि आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन आपको दूसरे पार्ट में मिलेंगे या फिर सबसे लास्ट में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप परेशान ना हो, पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा और या फिर दूसरे पार्ट में मिलेगा। तीसरे का क्या कह रहा है? प्रतिलोम परासरण। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। प्रतिलोम परासरण क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो प्रतिलोम, देखिए परासरण क्या होता है। परासरण में वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, ठीक है ना, वो कहलाती है परासरण। लेकिन यहां पर हम चल रहे प्रतिलोम परासरण में। तो यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाए, परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाए तो पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करने लगते हैं, अर्थात परासरण के उल्टा गति करने लगते हैं। परासरण से उल्टा गति करने लगते हैं तो यह घटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है। इसका प्रयोग समुद्री जल एवं घरों में प्रयुक्त शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समुद्री जल में साल्ट होता है, उसको निकालने के लिए, और घरों में यानी जो नहीं वाटर कूलर लगे होते हैं, वाटर वो लगे होते हैं, है ना, जिनमें जल को शोधन किया जाता है, उससे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये था तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 का खा है फ्रैंकल दोष एवं साटकी दोष। इनके बारे में चैप्टर नंबर 1 से आप नोट्स ले सकते हैं, वहां पर बहुत अच्छे से डिटेल से आपको बताया गया दोनों दोषों के बारे में। तीसरे का गा जो है आपका क्वेश्चन है प्राथमिक बैटरियों पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, हटा दिया गया है। वैसे ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। तीसरे का घा है कोलराउस नियम। यह चैप्टर नंबर 3 से अथवा रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले वाले सेटों में इसको कराया जा चुका है। विद्युत कण संचलन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 5 से कोलाइडी अवस्था नामक टॉपिक से इसके बारे में मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? लैंथेनाइड आकुंचन। लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, उदाहरण से लिखना है। तो लैंथेनाइड आकुंचन के बारे में आपको रिपीट क्वेश्चन है, पीछे भी पढ़ाया जा चुका है और चैप्टर नंबर 8 में इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चौथे का खा है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। इसके बारे में वैसे तो चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखा हुआ है पूरी हेडिंग से, लेकिन अब हम आपको यहाँ पर दोबारा से लिखा रहे हैं कि जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हेलो एरीन से कराते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में एरोमेटिक हेलोएरीन
एरोमेटिक हेलोइरिन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलोइरिन के रूप में हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया प्लस सोडियम धातु प्लस एल्किल हैलाइड ClCH3 एल्किल हैलाइड लेने का मतलब है कि इतना भाग हमारा निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। तो कह रहा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं यानी CH3 टॉलुइन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन प्राप्त हो जाता है और आपका 2NaCl बाहर हो जाता है। यह अपक्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। इसी में साथ में दिया हुआ है क्वेश्चन डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग। डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग के बारे में दिया गया है, जिसमें नंबर 1 उपयोग होगा। पहला उपयोग इसका कहां पर उपयोग किया जाता है? विलायक के रूप में। विलायक के रूप में पेंट हटाने में। पेंट नहीं है तो हम लोग दरवाजे खिड़की वगैरह में लोहे में स्टील में पेंट का कलर कर देते हैं, उसको हटाने के काम आता है, ये घोल देता है। नंबर 2 है खाद्य पदार्थों के विलायक के रूप में। खाद्य पदार्थों के विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन। चौथे का गा कह रहा हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल तथा मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है ना। तो हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन का निर्माण का समीकरण क्या होगा कि मान लीजिए यहां पर हम C2H5CO NH2 एसीटामाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एसीटामाइड ले देते हैं प्लस इसकी अपक्रिया Br2 प्लस 4KOH से कराते हैं। ठीक है ना। और क्या करते हैं? गर्म हीट करते हैं तो एथिलेमीन C2H5NH2 ये प्राप्त हो जाता है प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2। ये हो गया हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। ये तो समीकरण था। इसी के बाद में आपका लगा हुआ क्या कह रहा है कि एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया करवानी है। ठीक है ना। तो नंबर 1 पर लिख सकते हैं HNO2 से क्रिया। ठीक है ना। HNO2 से क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा देखिएगा कि C2H5NH2 प्लस HNO2 एल्कोहल बनकर तैयार होगा C2H5OH प्लस N2 C2H5OH प्लस N2 और प्लस आपका H2। ठीक है ना। नंबर 2 पर आपका क्या कह रहा है? तो इसी में दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ कह रहा है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया इसी की करवानी है। तो देखिए क्या होगी। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया करवाते हैं। C2H5NH2 मेथिल मतलब CH3MgI ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। क्या है भैया? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। ऐसा ना कह के उसने इसका नाम दे दिया है। ठीक है ना। इसकी अपक्रिया करवाएंगे तो CH4 मेथेन एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्लस C2H5MgI। ठीक है। C2H5Mg। क्वेश्चन नंबर 4 का जो घा है वो प्राकृतिक और बहुलक के बारे में पूछ रहा है। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। इस चैप्टर से आपका उसमें कुछ भी नहीं आना है। ठीक है ना।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के का पर। पांचवें का अभिक्रिया की कोड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिएगा। एक प्रथम कोड की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में यह अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। ठीक है ना। तो अभिक्रिया की कोड के बारे में लिखना है। अभिक्रिया की कोड ये आपका है चैप्टर नंबर 4 से, इसका विद एग्जाम्पल और डिटेल आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो नीचे सवाल जुड़ा हुआ है उस सवाल को हम आगे सॉल्व करना चाहेंगे। तो इसमें दिया हुआ है प्रथम कोड की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। अर्धायुकाल यानी कि टी हाफ इक्वल टू 60 मिनट दिया गया है। ठीक है ना। और कितने समय में 90% यानी कि x वैल्यू हो गई 90%। तो a इक्वल टू वैल्यू मान लेते हैं हम 100%। तो a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 90 इक्वल टू 10% आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसी बेस के आधार पर हम चलते हैं। आपका फॉर्मूला होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a बटे a माइनस एक्स। k बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग a की वैल्यू 100 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हुआ 10 हो गया। k बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ फॉर्मूला होता है। ये आप पीछे रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है लेकिन न्यूमेरिकल है इसलिए मैं आपको लगवा दे रहा हूं। 2.303 अपॉन टी हम कितने का लगा रहे हैं 90% पर हमें निकालना है टाइम, इसलिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। कितने पर निकालना है 90% पर निकालना है। तो हम लोग चल रहे थे टी 90% पर निकालना है इंटू लॉग 10 हो जाएगा। ठीक है ना। 0.693 अपॉन टी हाफ का मान दिया गया है 60 मिनट इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 90% का सवाल लग रहा है इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 होगी। पक्षांतर करेंगे तो टी 90% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 60 इंटू 1 अपॉन पॉइंट की 693 दशमलव से दशमलव हट जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैं आपके लिए डायरेक्ट रख रहा हूं, आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लें। 199.39 मिनट इतना समय लगेगा 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के खा पर। क्वेश्चन नंबर 5 का खा है आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण की विधि, नामांकित चित्र उसमें होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये, है ना। चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है इसलिए इसका अध्ययन नहीं करेंगे। आगे की तैयारी के लिए करना चाहे तो आप कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद 5वें का उपसय संयोजन यौगिकों में ज्यामितीय समवायता। उपसय संयोजी यौगिक चैप्टर नंबर 9 में जो उपसय संयोजी यौगिक है उनमें जो समवायता के बारे में बताया गया प्रकाशिक और ज्यामिति, उसको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। और आपका जो IUPAC नाम है वो आना है, जैसा कि पिछले सेट में करवाया था वैसे यहां पर इसका IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है ना। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट और थर्ड इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। ये पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट थर्ड हो जाएगा। इसका नाम होगा पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो केवल IUPAC नाम आने हैं इसलिए मैं केवल IUPAC आपको करवा रहा हूं। इनमें जो समवायता होती है उसके बारे में इससे छोड़ दिया गया। 5वें की घा में पूर्वरोधी और प्रतिजैविक पर संक्षिप्त टिप्पणी, इनके मुख्य कार्य उदाहरण से लिखिए। प्रोटीन के 2 कार्य लिखिए। तो प्रोटीन के कार्य आपका रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, केवल प्रोटीन का कार्य इस भाग से आना है, बाद बाकी आपका हटा दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है 5वें का घा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के का पर। क्वेश्चन नंबर 6 का है, कह रहा डाई एथिल ईथर के विरचन की 2 प्रमुख विधियां लिखिए। इसी में जुड़ा हुआ है ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 से है।
लेकिन हम फिर भी आपको बताए दे रहे हैं। पहली विधि है विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाईएथिल ईथर को बनाया जा सकता है। किससे? विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाईएथिल ईथर को बनाया जाता है। क्या हो जाएगी डेफिनेशन कि जब किसी, ठीक है ना, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है ना। जब सोडियम या पोटेशियम, देखिए उसने कहा नहीं है किससे बनाना, उसने कहा बिर्चन की 2 विधियां लिखनी, तो आपको जो लर्न हो उनमें से आप लिख देंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा कि मान लीजिए C2H5ONa, ये सोडियम एल्कोक्साइड हो जाता है। इसकी क्रिया करवा देते हैं हम OHC2H5 से, एल्कोहल से। तो आप देखेंगे कि इतना भाग निकल जाएगा। ठीक है ना। क्या बनेगा? C2H5O C2H5, ये है हमारा डाईएथिल ईथर, प्लस NaOH हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है ना। NaOH हमारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्लियर? सॉरी एल्किल हैलाइड से कराना है, तो यहां पर Cl वगैरह ले सकते हैं। तो ये हमारा NaCl बाहर होगा। क्या बाहर होगा? NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रयोगशाला विधि है, दूसरी मेथड है प्रयोगशाला विधि। तो इसमें लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है ना। कैसे होगा? C2H5OH प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, बन जाता है C2H5HSO4 प्लस H2O 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर C2H5HSO4 और एल्कोहल का दूसरा अणु लेते हैं C2H5OH, एरो मार्क सेम टेम्परेचर, तो ये बन जाता है C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। ठीक है ना। ये हमारा डाईएथिल ईथर बनकर तैयार हो जाता है। ल्यूकास परीक्षण क्या है? ल्यूकास परीक्षण के चैप्टर नंबर 11 से देख लेंगे आप, चैप्टर नंबर 11 से मिलेगा और YouTube पर भी उपलब्ध है। चैप्टर नंबर 11 में ये एल्कोहल इसी में जुड़ा हुआ है। इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है? तो इसका प्रयोग एल्कोहल के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, या एल्कोहलों को पहचानने में इसका प्रयोग किया जाता है। आया समझ में? ये आपका 6वें का कंप्लीट होता है। अब इसके आगे चलते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के का के अथवा में। 6वें की का अथवा हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 6वें का हमारा पूरा हो चुका है। 6वें की का अथवा देखते हैं तो क्या कह रहा है? एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है ना। तो एथेनॉल की औद्योगिक विधि का निर्माण इसमें स्टार्च से होगा। किससे होगा? स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। पूरी डिटेल की थ्योरी चैप्टर नंबर 11 में मिलेगी, एथेनॉल टॉपिक में या एथिल अल्कोहल टॉपिक में आपको वही मिल जाएगी। पूरी थ्योरी आपको मिलेगी और हमारे नोट्स में हेडिंग डली हुई है स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। इसकी सहायता से आप एथेनॉल निर्माण की औद्योगिक विधि लिख लेंगे। ठीक है ना। उसी क्वेश्चन में जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहे? कह रहे एथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए। यहाँ पर एथेनॉल के 2 उपयोग भी आपको लिखने हैं, तो यहाँ पर वही विधि है, वहीं पर आपके उपयोग भी लिखे हुए हैं। आगे कह रहा है एथेनॉल से मेथेनॉल का परिवर्तन रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। एथेनॉल से मेथेनॉल का निर्माण, ठीक है ना। एथेनॉल से मेथेनॉल किस प्रकार बनेगा? तो आइए देखते हैं कि एथेनॉल का सूत्र होता है हमारा CH3CH2OH। ठीक है ना।
ये एथिल अल्कोहल हो गया। इसका सर्वप्रथम ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण होगा K2Cr2O7/H2SO4 की उपस्थिति में, प्रेजेंस में ये काम होगा। तो आपको पता है प्राथमिक एल्कोहल है ये। क्या है? प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड बनाते हैं, यानी कि CH3CHO प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? CH3CHO, जो पुनः ऑक्सीकृत होगा और CH3COOH बना लेगा। क्या बना लेगा भैया? CH3COOH बना लेगा। अब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं NaOH से। किससे करवाते हैं? NaOH से करवाते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, जिसकी अब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं सोडा लाइम से, NaOH प्लस CaO। ठीक है ना? एस्टिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, सोडियम नोट प्राप्त हुआ। अब इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी किससे? सोडा लाइम से। ठीक है ना? तो -Na2CO3 निकल जाएगा। क्या निकला? Na2CO3 निकल जाएगा और मेथेन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा भैया? मेथेन CH4 प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं हैलोजनीकरण, यानी Cl2 से। तो -HCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3Cl। ठीक है ना? अब इसकी क्रिया करवाते हैं एक्वाटिक KOH सोल्यूशन से। तो ये बन जाएगा CH3OH और माइनस का KCl बन जाएगा। ये मेथेनॉल बनकर तैयार हुआ, एथेनॉल से मेथेनॉल। ये दोनों टॉपिक आपको नोट्स में मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 11 से। ये अभिक्रिया है जो मैंने आपको करवा दी। इस तरह से आपके छठवें के का अथवा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, छठवें के खा पर। क्वेश्चन नंबर 6 का खा कह रहा क्या होता है जब, क्या होता है जब। पहला सवाल आपका दिया गया है, एसीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एसीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, एसीटोन CH3CO, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 है ना, NaHSO3 ये सोडियम बाइसल्फाइड है हमारा। अब इसके बाद में इसकी जो अभिक्रिया होगी तो योगात्मक यौगिक प्राप्त होगा, CH3COH और ये बन जाएगा SO3Na, ये बनेगा। ठीक है ना? अब इसका नाम होगा हमारा एसीटोन सोडियम, ठीक है ना, एसीटोन सोडियम सल्फाइड यौगिक, एसीटोन सोडियम सल्फाइड यौगिक आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपका मिल जाता है। अब चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 में कह रहा है फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है हमारा HCOOH। इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और प्लस जल H2O आपका बनकर तैयार हो जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका, एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। नंबर 3 है एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, इसको गर्म करते हैं अमोनिया के साथ NH3। तो पहले ये योगात्मक यौगिक देता है यानी CH3COONH4, और जब इसको पुनः गर्म करते हैं, निशान ना बना के लिख देते हैं, इस बार गर्म करते हैं तो बन जाता है CH3CONH2 प्लस H2O बन जाता है। ठीक है ना? ये आपका योगात्मक यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग चल रहे थे, ये 3 पॉइंट हो गए थे, है ना। चौथा है एसिटाल्डिहाइड को टॉलेन अपकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया एसिटाल्डिहाइड नंबर 4 पर होगा CH3CHO
प्लस Ag2, ठीक है ना, ये हमारा टालिन अभिकर्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? टालिन अभिकर्मक। तो अगर हम एसिटिल्डिहाइड को टालिन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है, CH3COOH प्लस 2Ag का ब्लैक PPT प्राप्त होता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, बेंजेमाइड को जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं। बेंजेमाइड, ये हो गया, बेंजीन रिंग होती है, CONH2, ये बेंजेमाइड है। इसको अगर हम जल की उपस्थिति में यानी कि जल अपघटन करवाएंगे लेकिन गर्म करेंगे तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, COOH प्लस NH3 आपका पृथक, ठीक है ना, COOH प्लस NH3 आपका पृथक हो जाएगा। तो ये आपका रहा बेंजेमाइड का। इस तरह से आपका छठवें कक्षा कंप्लीट होता है। अब इसके छठवें कक्षा का अथवा कह रहा कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूटेनोइक अम्ल। तो देखिएगा कि ब्यूटेनॉल 1 का मतलब है CH3CH2CH2OH, ये हमारा ब्यूटेनॉल 1 हो जाता है। इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं K2Cr2O7/H2SO4 के साथ, तो CH3CH2CH2CHO, ये ब्यूटेनल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? ब्यूटेनल, जो पुनः ऑक्सीकृत हो करके CH3CH2CH2COOH यानी ब्यूटेनोइक अम्ल बनाता है। ये आपका पहला कंप्लीट होता है। दूसरा है आपका, क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है एसिटिल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है। एसिटिल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है तो बहुत सिंपल सी विधि है, इसको हम डायरेक्ट लेके चलते हैं। आपको पता है एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर के अम्ल बनाते हैं ना, तो CH3COOH कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा नंबर 3 पे चलते हैं। तीसरे नंबर का हमारा टॉपिक है, वो तीसरे नंबर का टॉपिक क्या कह रहा है कि एसीटेट अम्ल से यानी कि एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट बनाना है। ठीक है ना, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र हमारा CH3COOH प्लस HOC2H5, एथिल अल्कोहल से क्रिया करवा देते हैं तो इतना भाग हमारा निकल जाएगा जल, यानी ये बन जाएगा CH3COOC2H5 प्लस H2, ये एस्टर बन गया। तो इस क्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। ठीक है ना। नंबर 4 पर आए, एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो एसीटोन का सूत्र हमारा क्या होता है, CH3COCH3। ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, यानी CH3MgBr, Br हो या I हो कोई भी ले सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाएंगे तो ये बनेगा CH3CH3OMgBr। ठीक है ना, ये CH3 आगे लग गया और OMgBr बन जाता है। ठीक है, अब OMgBr का जल अपघटन करवाते हैं अम्ल के साथ। अगर ऐसा करवाते हैं अम्ल के साथ जल अपघटन करवाना है तो ये बन जाएगा CH3OH प्लस Mg, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनाना था, ये बन जाएगा MgOH ये तो ये हमारा बना तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये कंप्लीट होकर तैयार हो जाता है। ठीक है ना। अब हम नंबर 5 पर चलते हैं। पांचवी अपक्रिया हमारी क्या दी गई है, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये Br है और 3 नाइट्रो का मतलब 1, 2 और 3, यानी तीसरे नंबर पर NO2 समूह जुड़ा हुआ।
तो 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, से मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाना है। तो इसकी अब क्रिया हम KCl से करते हैं। गर्म करने पर Cl मेटा नाइट्रो फेनिल साइनाइड बनता है, ठीक है ना, या 3 नाइट्रोपेनिल साइनाइड बनता है। अब इसका अम्ल के साथ HCl एवं जल अपघटन करवाते हैं तो ये बन जाएगा COOH NO। ये आपका ऊपर वाला था इसलिए इसको यहाँ पे साफ कर दिया। ये आपका बन जाता है मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ये आपके 7वें के खाका अथवा भी कंप्लीट हो जाता है, 6वें के खाका अथवा कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के उत्पाद का वर्णन कीजिए। डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण जो है आपको चैप्टर नंबर 7 के पार्ट C से प्राप्त हो जाएगा। नोट्स में विद डिटेल से डायग्राम बनाते हुए विद अपक्रियाओं के रासायनिक अपक्रियाओं के साथ लिखा हुआ है, आप वहां से इसको लिख लीजिए। इसी के साथ में इसने जोड़ा है, इसमें कह रहा है कि क्लोरीन की गर्म NaOH से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए, जब गर्म NaOH से क्रिया कराएंगे तो 6 NaOH प्लस 3Cl2, 6 NaOH प्लस 3Cl2 लेंगे तो ये बनेगा 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस आपका 3H2O बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम गर्म से क्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, इस क्लोरेट ये बनता है, इसे तो आप जानते ही हैं। अब अगर हम इसकी ठंडे NaOH से क्रिया करवाते हैं, किससे, ठंडे NaOH से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है 2 NaOH प्लस Cl2, एरो मार्क NaCl प्लस NaOCl प्लस H2, ये बनता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना। तो अभिक्रिया मैंने आपको बता दी है। डीकन विधि से क्लोरीन का सचित्र वर्णन आपका चैप्टर नंबर 7 से, और क्लोरीन के 4 उपयोग, जहां पर डीकन विधि की क्लोरीन लिखी है वहीं पर उसके उपयोग भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें के का में चलते हैं। अथवा जो है आपका दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि द्वारा उत्पादन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है आपका, तो इसे भी आपका कट कर देंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 7वें के खा पर। क्वेश्चन नंबर 7वें का खा कह रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा प्लस उदाहरण लिखने यानी डेफिनेशन लिखनी है प्लस एग्जाम्पल देना है। इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम और सूत्र लिखिए। तो आपको नोट्स पर जाना होगा, हेडिंग मिली होगी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, फिर हेडिंग होगी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जिसमें मोनोसैकेराइड विद एग्जाम्पल के लिखा होगा। नंबर 2 पर ओलिगोसैकेराइड विद एग्जाम्पल लिखे होंगे। नंबर 3 पर पॉलीसैकेराइड विद एग्जाम्पल लिखे होंगे, ठीक है ना। तो इसको वहां से नोट कर लेंगे। उसने कहा CO समूह की अपक्रिया के लिए एक रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो देखिए हम उसका समीकरण दे देते हैं आपको। C सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो, CHOH का होल 4 CH2OH, ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है। अगर हम इसकी अपक्रिया करवा देते हैं HCN से, किससे, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो क्या बनता है COH और CN, CHOH का होल 4 CH2OH, ये बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। ये CO समूह को दर्शाने वाली अभिक्रिया हो गई, वो मैंने आपको बता दी, तो वहीं से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वें का खा है विटामिन क्या होते हैं। कह रहा विटामिन क्या है, विटामिन के बारे में आपको लिखना है। विटामिन A, C, D तथा E के मुख्य स्रोत तथा इनकी कमी से होने वाले रोगों का भी उल्लेख आपको करना है। तो इसके बारे में ये भी आपको हटाया जा चुका है, विटामिन के बारे में हटाया जा चुका है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो चैप्टर नंबर 14 से इसे आप पढ़ सकते हैं।
आइए देखते हैं क्वेश्चन। आपका ये सेट नंबर 3 से चालू किया था मैंने, ठीक है ना। तो अभी मैं इसके पहला और दूसरा क्वेश्चन जो छूट गया था वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा कैसे होगा ये काम। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये पहला क्वेश्चन बाय मिस्टेक छूट गया था। अब हम चलते हैं। कह रहा है पहले के काम में, कह रहा है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर। तो वेग स्थिरांक जो होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। पहला ऑप्शन सही है, बढ़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का खा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का खा कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। यानी 4 ऑप्शनों में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण धर्म नहीं है। पहला है वाष्प दाब अवनमन, दूसरा है हिमांक अवनमन, तीसरा पृष्ठ तनाव, चौथा परासरण दाब, ठीक है ना। तो इसका जो पहला है, नहीं तीसरा ऑप्शन पृष्ठ तनाव, वो आपका अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है, ठीक है ना। पहले का गा। एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है सदैव दीर्घ परासीय कोटि होती है। दीर्घ परासीय कोटि, सदैव दीर्घ परासीय कोटि होती है। एक का घा बात करते हैं दीर्घ परासीय कोटि में। एक उत्प्रेरक, वैसे उत्प्रेरक टॉपिक हटा दिया गया लेकिन ऑप्शन है, कर लीजिएगा। एक उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं। इसका भी पहला ऑप्शन है अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं सदैव लगभग अभिक्रिया के वेग को बढ़ा ही देते हैं। एक का अंगा देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, उसके बारे में। ऑप्शन आपका पहला है DDT, है ना, DDT दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेयान है, और तीसरा ऑप्शन है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, और चौथा है ये सभी। तो ये तीनों जो है पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है, सभी। अब एक के चा में चलते हैं। कार्बिलेमीन अपक्रिया में, जब भी कार्बिलेमीन अपक्रिया होगी तो आइसोसाइनाइड बनता है। दूसरा ऑप्शन सही है, आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। तो ये ऑप्शन खत्म होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के का में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज यानी स्मॉल w बराबर 2.25 ग्राम ग्लूकोज को अणुभार दे रहे हैं m बराबर 180। अणुभार को m से प्रेजेंट करते हैं। 25 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कि कैपिटल W का मान है 25 ग्राम। हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। मतलब कि डेल्टा TF बराबर हो गया 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक, मतलब कि KF की गणना करना है आपको। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। हमें KF निकालना है, पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू 1000 गुणे कैपिटल सॉरी डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ये कैची क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w। सारी वैल्यू रख देते हैं। m का मान है 180, डेल्टा TF का मान है 0.93 इंटू कैपिटल W है आपका 25 ग्राम अपॉन 1000 इंटू 2.25 ग्राम। दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 25 एकम 25 निम्मा 225, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 हो गया, है ना। 0 से 0, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 186/100 बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे के खा में।
दूसरे का खा है, एक सेल में अब क्रिया दी गई है। देखिए अब क्रिया क्या है, 2Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस एरो मार्क 2Fe2 प्लस प्लस I2, ठीक है ना। यहाँ पर अगर तुलना करें तो Fe2 3 प्लस से 2 प्लस यानी 2 तिया 6 इलेक्ट्रॉन और 2 दूनी 4, कमी हो गई इलेक्ट्रॉनों की, कितने की हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की। 2I माइनस से 0 हो गया, कुछ नहीं है मतलब 0 है ना। तो 2 एकम 2 माइनस के 2 थे, 0 हो गए मतलब वृद्धि हो गई, कितने की हो गई, 2 की, 2 इलेक्ट्रॉन की। मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो कितना हुआ, तो हमारी जो n का मान आया हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब क्रिया में 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। फिर इसी में दे रहा है E0 सेल, E0 सेल की वैल्यू दे रहा है 0.236 वोल्ट दिया हुआ है। इस सेल का मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर माइनस Fe0 सेल, ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू रख देंगे, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, है ना। F का मान फैराडे संख्या होती है जो 96,500 होती है, और E0 सेल का मान दिया गया 0.236। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 45,548 यानी 45,548 जूल। अगर इसको हम, चूंकि आंसर आपके अनसॉल्व में किलो जूल में दिया गया है, तो 1000 का डिवाइड कर देंगे तो 45.558 को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा किलो जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे का गा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में कह रहा है, जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, हटा दिया गया है। दूसरे का घा कह रहा है जीनोन एवं फ्लोरीन के मध्य अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जीनोन और फ्लोरीन लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन की, जीनोन तथा फ्लोरीन निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं करके यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो जीनोन आपका अक्रिय गैस है, कभी किसी के साथ क्रिया नहीं करता, लेकिन अगर उस पर कुछ ताप और दाब की परिस्थितियां लगाई जाए तो ये भी अभिक्रिया करता है। सर्वाधिक क्रियाशील अक्रिय गैसों में जीनोन है। तो पहली अभिक्रिया है Xe+F2, ये होती है 673 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 वायुमंडल दाब पर। इतने पर अभिक्रिया ये वाली कंप्लीट होती है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया के कंप्लीट होने में तो ये अभिक्रिया करके बनाता क्या है, जीनोन डाइफ्लोराइड, XeF2, नाम होगा जीनोन डाइफ्लोराइड, ठीक है ना। ये कंप्लीट होगी अभिक्रिया। नंबर 2 Xe+2F2, ये 873 केल्विन ताप होता है और 6 से 7 वायुमंडल दाब पर होती है, और बना देता है XeF4, नाम हो जाएगा जीनोन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है ना। ये हो जाएगा। और अब चलते हैं नंबर तीसरी अभिक्रिया Xe+3F2, और ये होती है 573 केल्विन तथा 60 से 70 वायुमंडल पर। तो ये बना देता है XeF6 यानी जीनोन हेक्साफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड ये बन जाती हैं। ये अभिक्रियाएं हमारी हैं जीनोन की। तो इस तरह से ये दूसरे का घा भी कंप्लीट हो गया, और आपका जो वीडियो था वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए बाद में पहला और दूसरा करवा दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये 5वां सेट भी कंप्लीट होता है, और अब आपको मिलेंगे हम अगले सेट में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।